मेरी शादी जिस दिन हुई उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किस्मत अचानक ही बदल गई हो। मेरा नाम कविता और मैं हमेशा से एक साधारण सी लड़की रही हूँ। न तो मेरे चेहरे पर कोई खास निखार था और न ही मैं उन लड़कियों जैसी थी जिनकी सुंदरता की मिसाल दी जाती है। मेरा रंग सांवला था और मेरी नाक थोड़ी चपटी थी, जिसकी वजह से लोग अक्सर मुझे नज़रअंदाज किया करते थे। मेरे घर में जब भी किसी रिश्ते की बात होती तो कहीं न कहीं लोग मेरी तुलना दूसरों से कर देते थे और बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। इसलिए जब मेरे लिए एक बड़े और अच्छे परिवार से रिश्ता आया तो मेरे माँ-पापा के अलावा घर के बाकी लोग हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी जैसी साधारण लड़की के लिए इतने अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता है। मोहल्ले वाले भी तरह-तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ज़रूर लड़के में कोई कमी होगी, तभी इसने हाँ की है। लेकिन मेरी माँ-पापा ने ज़्यादा कुछ सोचे बिना इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा मौका फिर शायद ही मिले। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। सगाई और शादी के बीच इतना कम समय था कि मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पाई कि मेरी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। शादी के दिन जब मैंने अपने होने वाले पति रोहित को देखा तो मुझे एक ही पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि वह हर मायने में मुझसे बेहतर था। अच्छे दिखने वाले, समझदार और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले। शादी धूमधाम से हुई और मैं अपने नए घर पहुँच गई। जैसे ही मैं ससुराल पहुँची, वहाँ की रौनक देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा और सुंदर घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ खुशहाली और सुकून का माहौल था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ के लोग मुझे देखकर सच में खुश लग रहे थे। शुरू के कुछ दिन तो ऐसे बीते जैसे मैं किसी सपने में जी रही हूँ। मेरे पति रोहित हर समय मेरे साथ रहते, कभी मुझे बाहर घुमाने ले जाते, कभी मेरी पसंद की चीज़ें दिलाते और उनकी हर छोटी-छोटी बात में मेरे लिए एक अपनापन झलकता था। मेरी सास मुझे नई बहू कहकर कोई काम नहीं करने देती थी। वह हर समय मेरा ख्याल रखती थी और कहती थी कि अभी तुम सिर्फ आराम करना है। देवर और जेठ भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। घर में सबका प्यार पाकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे मेरी कमी कभी थी ही नहीं। कभी-कभी मैं खुद से ही पूछती थी, क्या सच में ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है या फिर कोई सपना है, जो कभी भी टूट सकता है? हालाँकि इस सब के बीच मैंने एक बात ज़रूर नोटिस की थी कि मेरी जेठानी का व्यवहार थोड़ा अलग था। वह मुझसे सीधी तरह बात तो करती थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब-सी खामोशी और दूरी नज़र आती थी। वह ज़्यादातर समय रसोई में या अपनी बेटियों के साथ ही व्यस्त रहती थी। उनकी दोनों बेटियाँ मुझे छोटी माँ कहकर बुलाती थी और जब भी वह मुझे इस नाम से पुकारती थी, तो मेरे दिल में एक अजीब-सा सुकून भर जाता था। एक दिन दोनों बच्चियाँ खेलते-खेलते मेरे कमरे में आ गई और उनके पीछे पीछे मेरी जेठानी भी आई। उन्होंने मुझे देखा और थोड़ी गंभीर आवाज़ में बोली, "दिन भर कमरे में बैठकर तुम्हारा मन नहीं घबराता क्या?" उनके इस सवाल से जैसे कोई छुपा हुआ मतलब था। मैं कुछ समझ पाती, उससे पहले ही मेरी सासू माँ आ गई और उन्होंने हल्की नाराज़गी में कहा, "अभी नई बहू है, इसे आराम करने दो। अभी इसके हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं उतरती है।" और मेरी सास की आवाज़ सुनकर मैं चुप हो गई। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि इस घर में सब कुछ जितना सीधा दिख रहा है, उतना है नहीं। इसके बाद भी दिन बीतते रहे और मैं उसे प्यार भरे माहौल में खुद को डालने लगी। एक दिन मैं और रोहित कुलदेवी के मंदिर दर्शन के लिए गए। लौटते वक्त मेरा मन कुछ चटपटा खाने का हुआ, तो हमने रास्ते में रुक कर गोलगप्पे खाए। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। शादी के बाद की वह पहली बारिश थी और उस पल की खुशी में मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ बारिश में खींच लिया। हम दोनों उस पल को जी रहे थे, बिना किसी चिंता के, जैसे समय वहीं रुक गया हो। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि छोटी सी खुशी हमारी ज़िंदगी का रुख बदल से देगी। घर पहुँचते-पहुँचते काफ़ी देर हो गई। जैसे ही हम भीगे हुए घर के अंदर आ गए, मेरे सास ने मैं देखकर चिंता भरे स्वर में कहा, "तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। रोहित की तबीयत जल्दी खराब हो जाती है।" उनके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा डर साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने तुरंत जाकर दवा निकाली और रोहित को दे दी। उस समय मुझे लगा कि शायद वह बस उनकी सेहत को लेकर ज़्यादा सतर्क है। लेकिन उसी शाम रोहित की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज़ बुखार और दर्द होने लगा। घर का माहौल एकदम बदल गया। फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। मैं चाय लेकर कमरे के बाहर पहुंची ही थी कि अंदर से हो रही धीमी आवाज़ में बातचीत मेरे कानों तक पहुंची। डॉक्टर कह रहे थे कि अब बहुत सावधानी की जरूरत है। ये लापरवाही ठीक नहीं है। यह सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी जेठानी ने मुझे संभाला और धीरे से दूसरे कमरे में ले गई। उनके चेहरे पर एक गंभीर सच्चाई थी, जिसे सुनने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि रोहित लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी हालत बहुत नाजुक है। ये बात मुझसे छुपाई गई थी। ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या महसूस कर रही हूँ। दुःख, गुस्सा या डर। मेरी आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जिस ज़िंदगी को मैं अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझ रही थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है, जो अब धीरे-धीरे मेरे सामने आ रहा था। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि रोहित मुझे बुला रहे हैं। मैं बाहरी कदमों से उनके कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर पहुँचकर ठिठक गई। अंदर रोहित दर्द से करा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर लग रहे थे। मैं डर गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उनके पास गई। उस पल में मेरे अंदर कई सवाल थे, लेकिन समय जैसे रुक गया था। मैं धीरे-धीरे कदम बढ़ाकर रोहित के पास गई। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था।
और दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन उस समय कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रोहित ने मुझे देखा और हल्की-सी मुस्कान देने की कोशिश की। उनकी आँखों में दर्द साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, "कविता, मुझे माफ़ कर देना।" उनकी आवाज़ सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा और कमरे का माहौल फिर से गंभीर हो गया। उस रात मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे अंदर गुस्सा भी था और दर्द भी। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि मुझे इतना बड़ा सच छुपाया गया था। अगले दिन घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ पहले हँसी और खुशी थी, वहाँ अब खामोशी और चिंता थी। मेरी सास हर समय रोहित के पास बैठी रहती थी और उनकी हालत को लेकर परेशान रहती थी। देवर और जेठ भी चुपचाप से रहने लगे थे। मैं खुद को उस घर में अकेला महसूस करने लगी थी, जैसे मैं उस कहानी का हिस्सा ही नहीं हूँ, जो वहाँ चल रही है। कुछ ही दिनों में रोहित की तबीयत और बिगड़ गई और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल को शब्दों में बयान करना मेरे लिए आज भी मुश्किल है। मेरा दिल जैसे सुन्न हो गया था। मैं न रो पा रही थी और न ही कुछ बोल पा रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर है आकर रुक गई है। रोहित के जाने के बाद घर का व्यवहार भी बदल गया। पहले जो लोग मुझे प्यार और अपनापन दे रहे थे, अब उनकी नज़रों में दूरी साफ नज़र आने लगी थी। मेरी सास का व्यवहार सबसे ज़्यादा बदल गया था। उनका दर्द मैं समझ सकती थी, लेकिन उस दर्द का सारा बोझ जैसे उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया था। वे अक्सर मुझे ताने देती और कहती कि अगर उस दिन तुमने ध्यान रखा होता तो शायद ये सब नहीं होता। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और शांत आवाज़ में कहा कि अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे सफ़ेद साड़ी पहनाई और मेरे सारे गहने उतरवा दिए। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पहचान ही मुझसे छीन ली गई हो। फिर घर के ड्राइवर के साथ मुझे मेरे मायके भेज दिया गया। जब मैं अपने मायके पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ मुझे देखकर समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे गले लगा लिया और मैं उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी। मैं दिन भर चुपचाप एक कोने में बैठी रहती, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मेरे मन में बार बार वही सवाल आता था कि अगर मुझे सच पहले ही बता दिया जाता तो शायद मैं इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन कम नहीं हुआ। तभी एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मेरे अंदर एक अजीब-सा संघर्ष शुरू हो गया और एक तरफ यह एक नई शुरुआत थी और दूसरी तरफ मुझे हर बार उस धोखे की याद दिलाती जिसे मैं गुज़र चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। मेरे पापा ने उस समय मुझे सँभाला। उन्होंने कहा कि, "यह बच्चा तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं।" उनके शब्दों में एक विश्वास था जो धीरे-धीरे मेरे अंदर उतरने लगा। मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मेरी अधूरी पढ़ाई को पूरा करवाने का फैसला किया और मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। शुरू में मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था, लेकिन पापा के भरोसे ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वे हर दिन मुझे कॉलेज छोड़ने जाते और वापस लेने आते, जैसे ही मैं फिर से एक छोटी बच्ची बन गई हूँ। समय के साथ मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आने लगी, लेकिन मेरे दिल के अंदर का दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैं अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती ज़रूर थी, लेकिन उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। मेरे अंदर का खालीपन अभी भी मुझे रोक रहा था, लेकिन ज़िंदगी अब मुझे एक नए रास्ते पर ले जा रही थी। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा और उसी के साथ मेरी ज़िंदगी भी एक नई मोड़ पर आने लगी। मई की तपती गर्मियों में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब मैंने पहली बार उसे देखा, तो वो बहुत शांत था, जैसे दुनिया की किसी भी हलचल से अनजान हो। लेकिन सच कहूँ तो उस समय भी मेरे दिल में वैसी ममता नहीं जागी, जैसी एक माँ के दिल में होनी चाहिए। मैं उसे गोद में तो लेती थी, उसकी देखभाल भी करती, लेकिन दिल से उससे जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। उसे देखते ही मुझे बार-बार अपने साथ हुआ धोखा याद आ जाता था और मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। मैं जानती थी कि इसमें उस मासूम का कोई दोष नहीं है, फिर भी मेरे मन में उलझनें मुझसे उससे दूर कर देती थी। मेरे पापा ये सब समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। वह बस चुपचाप मेरे साथ खड़े रहे और मुझे सँभालते रहे। धीरे-धीरे समय ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर का दर्द थोड़ा हल्का होने लगा और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। कॉलेज जाना, पढ़ाई करना और फिर घर आकर अपनी बेटे की देखभाल करना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। मेरा बेटा भी धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी मासूम हरकतें कभी-कभी मेरे चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान ला देती थी, लेकिन अभी भी मेरे और उसके बीच एक दूरी बनी हुई थी। उधर समय के साथ मेरे पापा की सेहत गिरने लगी थी। वे बाहर से मजबूत दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहे थे। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उस दिन जैसे मेरी आँखें पूरी तरह खुल गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि जो इंसान हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, आज उसे मेरी ज़रूरत है। मैं दिन-रात अस्पताल में उनके पास रहने लगी, उनकी सेवा करती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती और हर पल उनके साथ रहती। उनकी हालत धीरे-धीरे ठीक होने लगी और उनके चेहरे पर लौटती मुस्कान देखकर मुझे भी सुकून मिलने लगा। एक रात अस्पताल के कमरे में चाँदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और माहौल बिल्कुल शांत था। पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "कविता, अब तुम्हें खुद को सँभालना होगा, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी।" उनकी आवाज़ में एक गहराई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया।
मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने धीमी आवाज़ में कहा, पापा, मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई हूँ। तब उन्होंने मुझे रोका और कहा, नहीं बेटा, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस एक मुश्किल दौर से गुजर रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि असली गलती उन लोगों की थी जिन्होंने तुम्हें सच छुपाया, लेकिन तुम उस गलती की सज़ा अपने बेटे को दे रही हो, जो बिल्कुल गलत है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उन्होंने मुझे समझाया कि एक माँ के लिए उसकी संतान सबसे बड़ी ताकत होती है और वही तुम्हें आगे बढ़ने की वजह देगी। उस रात मैंने पहली बार अपने बेटे के बारे में अलग नज़रिए से सोचा। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने दर्द में इतनी उलझ गई कि उस मासूम के प्यार को महसूस ही नहीं कर पाई। अगले दिन जब मैं घर लौटी तो मैंने अपने बेटे को गोद में लिया और पहली बार उसे दिल से अपने सीने से लगाया। उस पल जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया था। उसकी छोटी सी मुस्कान ने मेरे दिल की सारी दीवारें तोड़ दी। अब मैं सच में एक माँ की तरह उसे महसूस करने लगी थी। समय के साथ मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और मुझे शहर के एक अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल गई। अब मेरी ज़िंदगी पहले से काफ़ी अलग थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी थी और अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत कर चुकी थी। कभी-कभी मुझे अपने पुराने दिनों की याद ज़रूर आती थी, लेकिन अब मैं उनमें उलझी रह नहीं थी। मैंने सीख लिया था कि अतीत को पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे बेटे की सेहत मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी और मैं हर दिन उसके लिए और अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अतीत एक बार फिर मेरे सामने आने वाला है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और मेरी ज़िंदगी अब पहले से काफ़ी संभल चुकी थी। मैं अपने काम में व्यस्त रहती और अपने बेटे के साथ हर पल को संजोती थी। अब वह मेरी दुनिया बन चुका था। एक दिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो आईसीयू वार्ड के सामने से गुजर रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र सामने खड़े दो लोगों पर पड़ी। मैं एक पल के लिए ठिठक गई। वे मेरे देवर और जेठ थे। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत मेरी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों साफ नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सास बहुत बीमार है और इसी अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अब अपने किए पर पछतावा है और वह अपने पोते को एक बार देखना चाहती है। यह सुनकर मेरे अंदर कई भावनाएं एक साथ उमड़ने लगी। मुझे वह दिन याद आ गया जब मुझे बिना किसी सहारे के घर भेज दिया गया था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने बेटे को एक बार उनके पास ले आऊं और चाहूँ तो वापस उनके साथ रहने भी आ सकती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गई थी, लेकिन बाहर से शांत रही। बिना कुछ जवाब दिए मैं वहाँ से अपनी ड्यूटी रूम में चली गई। मेरे मन में उस समय बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। एक तरफ बीता हुआ दर्द था और दूसरी तरफ एक इंसान की आखिरी इच्छा। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या मुझे सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने मन में एक फैसला कर लिया। उसी दिन मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर चली गई, जहाँ मैंने पहले से सोचा हुआ था कि उसका दाखिला कराऊंगी, एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि वह उन सब बातों से कभी भी प्रभावित हो जो मैंने झेली थी। कुछ दिनों बाद जब मैं वापस लौटी तो अगले ही दिन अस्पताल में मेरी मुलाकात फिर से मेरे देवर से हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सास की हालत और बिगड़ गई है और वो बार बार मुझे और मेरे बेटे को याद कर रहे हैं। इस बार भी मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी ड्यूटी के बारे में जानकारी लेने चली गई। संयोग से उस दिन मेरी ड्यूटी उसी कमरे में लग गई जहाँ मेरी सास भर्ती थी। जब मैं कमरे में गई तो उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में पहले जैसा कठोरपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कमजोरी और पछतावा नजर आ रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने शांत स्वर में उनसे कहा कि भगवान ने आपको बेटियां इसलिए दी हैं ताकि आप उनका महत्व समझ सकें। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप उस बच्चे को नहीं देख पाएंगी। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल चुप रही, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके अंदर की पुरानी सोच पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने गुस्से में कुछ कठोर शब्द कहे, लेकिन इस बार उन शब्दों को मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अब पहले वाली कविता नहीं रही थी। मैंने पूरी शांति के साथ उन्हें जवाब दिया कि जो हुआ वह गलत था और उस गलती की कीमत मुझे चुकानी पड़ी, लेकिन अब मैं अपने बेटे के लिए सही फैसले लूंगी और उसे एक बेहतर इंसान बनाऊंगी। इतना कहकर मैं वहां से बाहर आ गई। उस दिन पहली बार मुझे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे मैंने अपने अतीत को सच में पीछे छोड़ दिया हूँ। अगली सुबह जब मैं अस्पताल पहुंची तो वहाँ असामान्य सी हलचल थी। मुझे पता चला कि मेरी सास को रात में दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी शांति और हल्का सा बोझ दोनों एक साथ महसूस हुआ। मैं कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी, क्या मैंने सही किया या नहीं। तभी मेरे पापा वहाँ आए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि जो इंसान अपने पास मौजूद रिश्तों की कदर नहीं करता वह अंत में अकेला रह जाता है। यह जीवन का सच नियम है। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद यही सच्चाई है। उस दिन मैंने समझ लिया कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मसम्मान और सच्चाई है। अगर हम खुद को समझते हैं और अपने फैसलों पर टिके रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। आज मैं अपने बेटे के साथ एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ जहाँ अतीत की यादें हैं, लेकिन उनका बोझ नहीं है। मैंने अपने अनुभव से यह सीखा है कि किसी भी रिश्ते की नींव सच्चाई और विश्वास पर ही टिकती है, और जहाँ ये दोनों नहीं होते वहाँ रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी कई बार लड़कियों को उनके रूप रंग से आंका जाता है और उनके गुणों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच ये है
एक इंसान की पहचान उसके विचार और उसके कर्म से होती है। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और हर व्यक्ति को उसके असली मूल्य के आधार पर समझना होगा। यही इस कहानी का संदेश है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।